हाय फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में, जिनको फेमस इसलिए हैं कि चलो उनको परमवीर चक्र नहीं मिला है, मानते हैं हम, क्योंकि परमवीर चक्र की सीरीज चल रही है और यहाँ पे इनको मिला है महावीर चक्र। लेकिन ये महावीर चक्र के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। और उसमें से एक है, इनको बोलते हैं नौशेरा का शेर या लायन ऑफ नौशेरा। साथ ही साथ इसलिए भी फेमस है क्योंकि इनको पाकिस्तान आर्मी में सबसे ऊंचा पद दिया जा रहा था। इनको दिया जा रहा था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने बोला नहीं चाहिए। ये जबकि थे उस टाइम बलूचिस्तान में ही, 10th बलूच रेजिमेंट के साथ थे। उनका जिस रेजिमेंट में वो कमीशन हुए थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं चाहिए। जबकि एक दो कंट्री बट रही, एक पूरी तरह से धर्म के ऊपर बन रही है, मुस्लिम बीइंग मुस्लिम। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जाना है इंडिया। थे तो वैसे आजमगढ़ के इंडिया के ही, मतलब अभी का, उस टाइम तो टोटल इंडिया था वो। साथ ही साथ ये वो हैं जिन्होंने बोला कि जब तक मैं झांगर को रिकैप्चर नहीं कर लूँगा तब तक मैं बेड पे नहीं सोऊंगा। ये वो हैं जिन्होंने बोला, जिन्होंने किया कि अपने फोर्सेस को बोला कि भूखा रहो, लेकिन यहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको खाना मिलना चाहिए। ये वो हैं। सो इसलिए फेमस नहीं है। इनके मरने के बाद इनको स्टेट ऑनर दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर आया था अटेंड करने के लिए इनके फ्यूनरल को। तो इस तरह की इनकी शहादत है। चलिए डिस्कस करते हैं। यह है वैसे बीबीपुर मऊ के, जो कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके फादर पुलिस ऑफिसर थे और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी वैसे इनकी। आज के जो आप अंसारी परिवार देखते हैं यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का, जो काफ़ी फेमस है वैसे बाय द वे, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी तो आई थिंक चल बसे, वही गुंडा वाली थोड़ी अभी हो गई है। तो वो वाली फैमिली, उसी फैमिली के एक वन ऑफ द हेड, मतलब वन ऑफ द रिलेटिव है उनमें से भी एक, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, 2 टर्म के लिए रहे थे, हामिद अली अंसारी जी, वो भी उसी फैमिली से है। कहीं ना कहीं ऐसा वो बोलते हैं कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान उसी फैमिली से कनेक्टेड है, या फिर मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से, वो तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं है उससे। तो मुझे लगता है कि उनको इनसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। ये तो ऑफकोर्स अपने आप में लेजेंडरी है। तो चलिए अब इनकी कहानी पे आते हैं। इनको पता था ये बात कि 1932 में ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर बनना बहुत डिफिकल्ट है भाई। क्योंकि आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो इतना आपको समझ में आता है कि ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार तक इंडियंस को ऑफकोर्स पूरा स्कोप है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो मिलता है सिर्फ ब्रिटिशर्स को, ज़्यादा करके बहुत कम चांस था इंडियंस को। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मुझे तो जाना है। तो ही क्लियर्ड दिस एस बी, उस टाइम पे क्या था, बट ही क्लियर्ड इट एंड ही ज्वाइंड रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट। कमीशन हुए 10 बलूच रेजिमेंट में, इंडियन आर्मी के, मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। और उससे पहले 1 साल उन्होंने कैमरूनियन के साथ ट्रेनिंग भी की है। और बाद में फिर 10th बलूच रेजिमेंट में ज्वाइन करते हैं, जो पोस्टेड थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आज का बलूचिस्तान उस वाला एरिया, और नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया, वहाँ पे पोस्टेड थे। वहाँ पे जो मोहम्मद कैंपेन था, वहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी है। वहाँ पे क्योंकि जो मोहम्मद ट्राइब्स थी वो ब्रिटिशर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स को रोक रही थी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था रोड का, उसको रोक रही थी, तो उन्होंने उसमें ब्रिटिशर्स की हेल्प करी है, ट्राइब्स को समझाया, ये सब किया है, वहाँ पे मैनेज किया है। साथ ही साथ वो उर्दू में भाई बहुत अच्छे फिलोसफर, एक तरह से ना नॉलेजेबल पर्सन थे, उर्दू आती थी उन्हें, इंटरप्रेट कर सकते थे, तो बहुत अच्छे लिंग्विस्ट थे वो उर्दू के। साथ ही साथ जैसे जैसे काम कर रहे थे वैसे सेकेंड लेफ्टिनेंट कमीशन हुए थे, 1936 में लेफ्टिनेंट बने, 1941 तक आते आते कैप्टन बन गए। इंडियन आर्मी स्टाफ कॉलेज कोटा अटेंड किया उन्होंने, क्योंकि उस टाइम कोटा में था तो वहाँ पे अटेंड किया उन्होंने। अब तो वेलिंगटन में है वैसे इंडिया वाला। और बर्मा में भी उन्होंने सर्व किया। बर्मा आपको पता ही है, बर्मा वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फेज था ये, उस टाइम पे बहुत सारे इंडियन जो फौजी थे उन्होंने भी, जो बाद में मतलब इंडियन आर्मी में रहे, वो कुछ पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन किया उन्होंने। बर्मा में ऑफकोर्स लड़ाई लड़ी उन्होंने भी, कितने शहीद हुए वहाँ पे भी। तो उसमें से एक थे मोहम्मद उस्मान जी, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी। उस टाइम पे इनको टेम्प्रेरी मेजर दिया गया था, बनाया गया था। अब आपको टेम्प्रेरी मेजर समझाने के लिए आपको बता देता हूँ मैं कि अगर आपने लक्ष्य मूवी देखी है, जिसके अंदर ऋतिक रोशन को वहाँ पे उनके लेफ्टिनेंट के रैंक हटा के कैप्टन बनाया जाता है,
ऑल्दो उनकी सर्विस सिर्फ 1 साल की होती है, बिकॉज लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने के लिए आपको 2 साल की सर्विस चाहिए होती है। तो उस टाइम पर उनको टेम्प्रेरी कैप्टन बनाया गया था फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर, जो कारगिल वॉर का टाइम था, जो जिसके ऊपर मूवी बेस्ड है बाय द वे। तो उसी तरीके से ये भी है, यहाँ पे इनको बनाया गया टेम्प्रेरी मेजर। अब यहाँ पे आते हैं कि इनका क्या रोल रहा इंडिया के पार्टीशन के बाद, क्योंकि इनको डायरेक्ट ऑफर आया था पाकिस्तानी लीडरशिप से कि आप हमको ज्वाइन करिए, हम आपको बना देंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने बोला नहीं जाना भाई, जबकि इनको तो वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि ये पोस्टेड ही उधर ही थे, क्योंकि जो 10 बलूच रेजिमेंट थी बाद में पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दी गई। क्योंकि ऐसा हुआ ना, बहुत सारे रेजिमेंट्स पाकिस्तान के पास रही, इंडिया के पास रही, तो इस तरह से हुआ। तो अब यहाँ पे देखने को ये मिलता है हमें कि कम्युनल जो ना हार्मनी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इतना मतलब एक देश बन रहा पूरी तरह से, कम्युनल डिवीज़न हो चुका है कंट्री का, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी कंट्री जहाँ पे मेरी नेटिव प्लेस है मैं उसी से बिलोंग करता हूँ, वहीं पे रहूँगा मैं। इन्होंने इंडियन आर्मी को चूज़ किया, और फिर इंडियन आर्मी ने तो, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि वहाँ से जब आ रहे थे तो ऑफकोर्स इन्होंने सिख हिंदू ये भी पूरी कोशिश की कि इनको मतलब सेफली मैं निकाल पाऊँ यहाँ पे। काफ़ी अपने लेवल पे इन्होंने पूरी कोशिश की और निकाल के भी लाए। जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चालू हुआ 26 अक्टूबर को, जब साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, तो इन्होंने तब तक इनको नहीं भेजा गया था, बिकॉज उसके बाद वॉर चालू हो गए थे, लेकिन तब तक ये वॉर में ही नहीं थे। उससे पहले परंजापे जी को भेजा गया था, ब्रिगेडियर परंजापे, जो 50 पैराशूट ब्रिगेड को लीड करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब वो इंजर्ड हो गए, जब उनको इंजरी हो गई, तब जाते हैं ब्रिगेडियर उस्मान उस एरिया में। और कौन सा एरिया था? वो था नौशेरा का। नौशेरा में इनको भेजा जाता है उस लोकेशन को डिफेंड करने के लिए। और उसके बाद एक इंसिडेंट होता है 25 दिसंबर 1946 को। एक लोकेशन है झांगर, जिसको पाकिस्तानी आर्मी कैप्चर कर लेती है, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इन्होंने बोला कि जब तक मैं झांगर को रिकैप्चर नहीं करूँगा तब तक बेड पे नहीं सोऊंगा। आप सोच सकते हैं उस एरिया का ब्रिगेडियर, जो उसे, तो समझिए कि हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर है बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रुप्स को कितना बूस्ट मिला होगा। ट्रुप्स ये सोच रही होंगी कि यार मतलब मेरा साहब मतलब जान देते हैं उसके लिए हम। तो इस तरह का उन्होंने मतलब ना अप्रोच था उनका, इसीलिए इनको जाना जाता है, इस लेवल की लीडरशिप के लिए इनको जाना जाता है। और अब यहाँ पे आगे चढ़ते हैं भाई, इन्होंने और क्या क्या किया। नौशेरा में तो अपना पूरा एक डिफेंस बना के रखा, साथ ही साथ एक टाउन है पाकिस्तान का जिसका नाम है कोट टाउन। इन्होंने कैप्चर कर लिया पाकिस्तान से, और एक इंडियन आर्मी को एज दिया। ऑल द बात सही है कि पाकिस्तान आर्मी ने इसको वापस से रिकैप्चर कर लिया, वो पता भी था कि रिकैप्चर कर सकते हैं, कर लिया उन्होंने, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक एज दिया था इन्होंने। अभी बहुत नॉर्मल हो गया था कि जब पाकिस्तान आर्मी ने रिकैप्चर लिया कोट टाउन, तो डेफिनेटली वो नौशेरा पे अब अटैक करेंगे। तो नौशेरा पे इन्होंने प्रॉपरली अलग अलग पोस्ट पे अपने सोल्जर्स बैठा रखे थे, और उसी में से एक स्टोरी है टेन रिज की, जहाँ पे जडुनाथ सिंह, जो नायक जडुनाथ सिंह थे, उन्होंने डिफेंड किया था उस पोस्ट को जब तक रीइंफोर्समेंट ना आ जाए, और उनको उसके लिए मिला था परमवीर चक्र। तो इनके ब्रिगेड के अंडर ही थे वो। तो अब ऑफकोर्स ही बात है, इन लोगों ने डिफेंड तो किया नौशेरा पूरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी से। ऑल्दो इंडियन आर्मी की जो टुकड़ी थी बहुत छोटी थी पाकिस्तान आर्मी के मुकाबले, रीइंफोर्समेंट बहुत कम थी हमारे पास गोला बारूद थोड़े कम थे, लेकिन जज्बा बहुत था, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करके रखा। लेकिन अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। फरवरी तो बीत गया, नौशेरा को उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा, डिफेंस काफ़ी मजबूत करके रखा उन्होंने। अभी भी बाकी था झांगर बाकी था, पूंछ बाकी था। तो इनको बुलाया जाता है बाय द लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा साहब इनको बुलाते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कैसे पूंछ और झांगर को रिकैप्चर करना है। तो ऑफकोर्स ही बात है, इस लेवल पे इनका ऑफकोर्स प्लानिंग दे हैव डिस्कस्ड एंड ऑल। और
बाय मार्च एंड इनकी लीडरशिप के अंदर झांगर को और पूंछ को कैप्चर किया जाता है। लेकिन अभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई काफ़ी लंबी चली। बार बार पाकिस्तान की तरफ से अटैक आ रहे हैं, इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन हो रहा है, ये चल ही रहा था। बाय जुलाई एक अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा पे। ऑल दो इंडिया काफ़ी इजीली उसको डिफेंड करता है, इनकी बटालियन इजीली उसको डिफेंड करती है, लेकिन उसके अंदर इनकी जान चली जाती है, और 3 जुलाई को ये शहीद हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 12 दिन ही बचे थे उनके 36 बर्थडे को, और उनकी जान चली जाती है। उनकी लाइन है, मरते मरते उन्होंने बोली थी, आई एम डाइंग बट लेट नॉट द टेरिटरी वी वर फाइटिंग फॉर फॉल टू द एनिमी। बोला था कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारी जान चली जाए, लेकिन ये जो टेरिटरी जिसके लिए हम मर मिट रहे हैं वो दुश्मन के हाथ में नहीं आनी चाहिए। इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल का कमिटमेंट था उनका, तभी तो इतने महान है वो। और इसलिए बोला जाता है कि मतलब देखिए उस टाइम पे 2000 पाकिस्तानी कैजुअलिटी हुई, लेकिन सिर्फ इंडियन कैजुअलिटी सिर्फ 33 हुई, और 102 वुंडेड हुए, लेकिन डेड सिर्फ 33 की हुए। इस तरह की इनकी टैक्टिक्स थी, इस तरह की इनकी प्लानिंग थी, इस तरह की इनके रिजल्ट्स आए, इसलिए इनको बोलते हैं नौशेरा का शेर। तो ये कहानी है इनकी। आज इनकी जो समाधि है वो इंडिया में ही है, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के अंदर है। तो मेरा मानना है कि आज की लोगों को, आज की लीडरशिप को, आज की यूथ को इनसे सीखनी चाहिए काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इस लेवल का कमिटमेंट इनका कंट्री के लिए रहा है, देश प्रेम इनका इस लेवल पे रहा है। सो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले स्टोरी के साथ, अगले परमवीर चक्र अवॉर्डी के साथ। थैंक यू वेरी मच।